जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और जिंदाबाद होने से ज्यादा जरूरी है जो प्रॉमिस आपने किया था कि आप हर रोज कक्षा का एक रिवीजन करेंगे। कल की क्लास आप सब लोगों ने 2-4 मिनट के लिए रिवाइज की या नहीं की? जब आप यहाँ क्लास में आए उससे पहले ही 2-4 मिनट का कोई अंतर रहे तो उसमें पुरानी चीजों को हमेशा पढ़ लेना है। अगर आप इसको फॉलो करते चलेंगे तो आप देखेंगे आपकी चीजें आसान होती गई हैं। तो एक बार थम्स अप करके बताओ जी भैया हमने उसको पढ़ा था। और हर रोज ऐसे ही करना है। अगर किसी दिन का छूट जाता है तो फिर उसको देख लेना है। आप सब लोगों को आप जानते हैं सैटरडे संडे आप लोगों की छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे में उन सब चीजों को रिवाइज कर लेना कि भाई ये मेरा बच्चा हुआ है, क्योंकि रिवीजन ही आपको आगे लेके जाएगा। और एक प्रॉमिस बस और आप सब लोगों से चाहूंगा कि भैया प्रॉमिस आप लोग सब लोगों का ये मुझे चाहिए कि आप भैया हमें एक अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर दें, एक अच्छा कंटेंट हम तक पहुंचाए। हम प्रॉमिस करते हैं हम उसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है? ये प्रॉमिस चाहिए, ठीक है? वो आपको कंटेंट देने का काम मेरा है, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या आपका क्लासिकल डांस को हमने पढ़ना शुरू किया था। क्लासिकल डांस कितने बताए थे? कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा बता पाएंगे क्या? बताइए जरा फटाफट से। क्लासिकल डांस कल मैंने कितने बताए थे आपको? टोटल कितने होते हैं? तो आप कहेंगे भैया आपका क्या बोलेंगे, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। अच्छा मुझे बताओ जो सबसे नया है सत्रिया वो किस वर्ष में जुड़ा था? सबसे नया सत्रिया जो कि 8वां क्लासिकल डांस है वो किस ईयर में जुड़ा था? ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फटाफट से बोले। तो बोलेंगे भैया सन 2000 में जुड़ा था। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सा आपका क्लासिकल डांस है जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है? जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, फटाफट आंसर करेंगे। जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है आपका, सब दोस्तों का आंसर आए तो आप कहेंगे भैया वो हमारा आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी है। मैं आपसे पूछूंगा शिल्पाधिकारम पुस्तक के राइटर कौन है, जिसमें हमको भरतनाट्यम जो डांस है क्लासिकल डांस उसका उल्लेख मिलता है, जिक्र मिलता है। तो मैं आपसे पूछूं शिल्पाधिकारम को किसने लिखा है? तो आप कहेंगे भैया इलिंगो अदिगल ने लिखा है। पांचवा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप मुझे बताएं कि भैया जो अभिनय दर्पण पुस्तक है वो किसने लिखी है? अभिनय अभिनय दर्पण जो बुक है वो किसने लिखी है? तो आप बोलेंगे भैया उसमें भी हमको भरतनाट्यम का जिक्र मिलता है, जो तमिलनाडु का भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, और उसके राइटर है नंदिकेश्वर। कमाल कमाल कमाल। तो मैक्सिमम आंसर्स मैं देख पाया आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से दिए हैं, ठीक है? तो आज की क्लास को शुरू किया जाए। तो 3 हम आपका कल पढ़ चुके थे, आज कुचिपुड़ी से हमको शुरू करना था दोस्त, तो कुचिपुड़ी से हम लोग उसको शुरू करेंगे। कुचिपुड़ी से शुरू करते हैं। कुचिपुड़ी बताइए फटाफट से किसी स्टेट से था? तो आपने कहा आंध्रा से। अब बहुत ध्यान से पढ़ना। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया था कुचिपुड़ी का जन्म आंध्र प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है आपका? आंध्र प्रदेश एक स्टेट है और उसका एक कृष्णा नदी भी आप पढ़ते होंगे, लेकिन कृष्णा एक वहां पर क्या है, साथ ही आपका डिस्ट्रिक्ट भी है। कृष्णा जिले के गांव कुचेलापुरम, वहां पर इसकी क्या हुआ, ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है। कौन सा गांव है? कुचेलापुरम। और कुचेलापुरम से ही ये वर्ड कुची लिया गया है। आप अक्सर पढ़ोगे आगे जब मैं आपको इंडियन ड्रेस पढ़ाऊंगा कि कुचेलापुरम साड़ियां कहाँ की हैं, तो आप मुझे बताएंगे फटाफट से आंध्र प्रदेश की हैं। कुचेलापुरम साड़ियां कहाँ की हैं? वो भी आंध्र प्रदेश की हैं। साड़ी समझते हो ना, जो साड़ी इन्होंने पहन रखी है चाची जी ने। तो कुचिपुड़ी यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। इसको समझे, भाषण से क्या मतलब है, जिसको माइम बोला जा रहा है, माइम, और प्योर डांस। दरअसल में कुचिपुड़ी में क्या होता है दोस्त कि कुचिपुड़ी में कुछ जो परफॉर्मेंस होती है वो एकदम से साइलेंट दी जाती है, यानी मूक अभिनय उसको हम बोलते हैं, साइलेंट एक्टिंग, कोई शब्द नहीं। एक होता है जब डांस को किया जाता है तो उसमें आपका बोला भी जाता है, यानी कि वो क्या हो गया, वाक हो गया, स्पीच हो गई, और साथ में क्या हो गया, डांस। तो कहीं भी आपको दिखे ना 2 वर्ड, एक तो भाषण में क्या बोलेंगे आप, स्पीच में शब्द रहेंगे नहीं रहेंगे स्पीच में? जी भैया। तो भाषण बोले, मूक डांस बोले यानी साइलेंट डांस बोले, और साथ में आपका प्योर डांस को कौन कनेक्ट करता है? वो कुचिपुड़ी करता है, कुचिपुड़ी करता है, ठीक है? भागवत पुराण को आधार माना जाता है। आप कहेंगे ज्यादातर भैया भागवत की ही कहानियां हैं, इसमें पुराणों का आधार माना गया है। पुराण कितने हैं हमारे इतिहास में, आप पढ़ते होंगे, बताइए जरा। जैसे आप पढ़ते होंगे कि भाई सबसे पुराना पुराण आपका कौन सा है, वो मत्स्य पुराण है। हम अक्सर पढ़ते हैं ना, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। ऐसे ही हम पढ़ते हैं आपका पुराणों की संख्या 18। तो वो जो 18 पुराणों की कहानियां हैं उनको आपका कुचिपुड़ी में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है? पीतल की तस्तरी, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे। पीतल की तस्तरी में पैर रख कर नृत्य करने का प्रचलन है, इसे तरंगम कहते हैं। अब कभी आपसे क्वेश्चन आएगा कि भैया तरंगम का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तरंगम, तो तरंगे कहां पर पैदा होती हैं? भाई एक तो करंट में हो सकती है या फिर जल में हो सकती है। ये 2 तरह की वेव्स आपने पढ़ी होंगी ना, तरंगे कहां पर होती हैं तरंग आपका? तो आप कहेंगे जल में। तो जल में तरंगे पैदा होती हैं, ठीक है? तो वो जो तरंगे पैदा होती हैं वो कहां पर? पीतल की तस्तरी में पानी भी रखा जाता है और तब डांस होता है। कौन सा? कुचिपुड़ी डांस होता है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे आपका। अब ये डांस में ऐसा नहीं है पीतल की तस्तरी में सिर्फ पैर रख लेते हैं, उस पैर को ये पीतल की तस्तरी के बाहर भी निकालते हैं और फिर अंगूठे से नीचे जमीन पर चित्र बनाते हैं, फिर पैर को भिगोते हैं। आप मेरा पैर नहीं देख सकते अभी, नहीं तो ये बार बार क्या करते हैं, पीतल की तस्तरी में पैर को भिगोते हैं। आप फील करिए थोड़ा, पैर को पीतल की तस्तरी में भिगोया जाता है और उस पानी से फिर क्या बनाते हैं, एक आकृति, एक शेप, एक डिजाइन बनाई जाती है फर्श पर। भाई अब सारा पानी तो चल नहीं सकता, तो बार बार उस पैर को भिगोते हैं, बार बार उस चित्र को बनाते हैं। समझ पाए? हम सब करके बताएं। तो कभी भी जल से संबंधित कोई चीज आएगी तो आप समझेंगे वो जो आपका जल से कुछ बना रहा है, तरंगम से या जल चित्रम, तो वो क्या है, कुचिपुड़ी है। अच्छा, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि भैया एक जल तत्व के लिए हम प्रयोग करते हैं, जल तत्व को प्रतीक बताया था, वो एक अलग चीज है।
जल तत्व किसका प्रतीक मैंने आपको बताया था कि किस क्लासिकल डांस में जल तत्व को प्रतीक एक सिंबलाइज किया जाता है आपका वाटर को बताएंगे। तो पीतल की तस्तरी की बात याद रहेगी, कुचिपुड़ी। ओके, अब ये कहां का है देखो कुचिपुड़ी, इसके अलावा ये बात हमने कर ली, इसमें ये आपका इसकी मुद्राएं हैं मतलब स्टाइल है, जैसे एक स्टाइल ये भी आपको दिखा रही है मंडी कोपी कंतेरा नागबंध। नागबंध ये हमने बात भी की थी, आपका शरीर को 8 तरह से बांटा जाता है, तो बहुत सारे डांस में होता है, इसलिए एग्जामिनर इनको पूछता भी नहीं कई बार, क्योंकि जिसके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं तो उसको फिर प्रयास ये करना होगा एग्जामिनर को कि वो ऑप्शन में बचना पड़ेगा उसको कि भाई ये तो दो आंसर इसके बनेंगे, कोई एक ऑप्शन फिर वो आपको देगा। ओके, कर्नाटक म्यूजिक कहां का बताया था जी? साउथ का। तो कुचिपुड़ी भी तो साउथ का ही है, तो नहीं भी बताते तब भी तुम लिख देते कि कर्नाटक म्यूजिक इसमें होगा। फिर से वही बात आई, देखो वाक का मतलब क्या होता है? बोलना, स्पीच, मूक अभिनय यानी कि माइम जो आपका, और शुद्ध नृत्य प्योर डांस को कौन जोड़ता है? इस बात को हम कर चुके भैया, ये कभी भी आएंगे तो हम इनको लिखेंगे। कुचिपुड़ी के साथी जनक, हु इज द फादर ऑफ कुचिपुड़ी डांस? सिद्धेंद्र योगी। बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भामा कल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। किस पर आधारित है? कुचिपुड़ी पर। तो सिद्धेंद्र योगी जी का कौन सा नाटक है? बड़े ध्यान से देखना। और ना जाने कितनी बार भामा कल्पम एक आर्ट भी है और एसएससी ने अपने कई एग्जाम्स में पूछा है भामा कल्पम का संबंध किस स्टेट से है? भामा कल्पम, तो आंसर क्या आएगा भैया? आंध्र प्रदेश से है। हालांकि ये आपका भामा कल्पम एक फोक डांस भी है, इसके बारे में जब मैं आपको लोक नृत्य पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है, कि अंधा आदमी भीम की सिर्फ कल्पना कर सकता है। अंधा आदमी ने भीम तो देखा नहीं कभी, तो वो क्या कर सकता है? भीम की सिर्फ कल्पना कर सकता। कौन? अंधा। अंधा बोले तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो कर्नाटक संगीत है, जब मैं म्यूजिक में आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आपसे अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि कर्नाटक संगीत के पिता कौन है? जो साउथ में आपका कर्नाटक म्यूजिक होता है, हु इज द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक? कर्नाटक संगीत के पितामह किनको कहा जाता है? क्या आप बता सकते हैं? कर्नाटक संगीत के पितामह किनको कहा जाता है? तो उनका नाम है पुरेंद्र दास, ठीक है। ये हम कहां पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे आप पहले म्यूजिक को पढ़ेंगे। जो डांसर्स होते हैं उनको भागवतालू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भागवतालू के नाम से। अब ये इसके डांस के कुछ स्टेप्स हैं, आप इनके आगे की बातें मत पढ़ना, एग्जाम के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन ये कुछ वर्ड। 16 कद का संबंध किससे है? कावुत्तम। तो 16 कद में क्या होता है? शरीर के जो आपके मूवमेंट्स हैं। कावुत्तम में क्या होता है? आपका कलाबाजियां, हवाई करतब यानी एरोबॉटिक्स, हवा में उछल के डांस करना। तो ये किसमें होता है? ये कावुत्तम में होता है। इसमें होता है कावुत्तम में। तो हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? एक तो मैंने बताया इसमें संगीत कौन सा? कर्नाटक संगीत हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। हु इज द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक? तो आप बोलेंगे पुरेंद्र दास। मैंने आपको बताया कि कुचिपुड़ी के फादर कौन है, तो आप कहेंगे भैया कुचिपुड़ी के फादर आपने बताया सिद्धेंद्र योगी, जिन्होंने भामा कल्पम नाटक को लिखा। जलचित्रम, तरंगम आप जान गए। तस्तरी कौन सी होगी? पीतल की होगी। जन्म कहां पर हुआ है कुचिपुड़ी का? किस जिले में? जिला रिपीट करें एक बार, सारे लोग सोचें जरा कौन सा जिला बताया था? तो भैया कृष्णा जिला बताया था, कृष्णा जिला। समझ में आई? मंडूक शब्दम, ये साथी किससे है? कुचिपुड़ी से। इसमें एक मेंढक की कहानी बताई जाती है और डांस होता है। मंडूक समझते हो ना? जैसे हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हिंदी भाषा में, कूप मंडूक, कुएं का मेंढक, जिसको बहुत थोड़ा सा ज्ञान होता है और ज्ञानी बहुत ज्यादा बनता है, उसको बोलते हैं कूप मंडूक। मतलब इसको कुएं के मेंढक के बराबर ज्ञान है, तो वो मंडूक शब्द है। मंडूक माने मेंढक, फ्रॉग। तो स्टोरी ऑफ फ्रॉग किसमें है? आपका कुचिपुड़ी में है। जल चित्र, ये मैंने बता दिया, जल से चित्र बनाया जाता है। इसमें कलाकार क्या करता है? अपने पैर के अंगूठों से जो सरफेस होगी, अपने टॉयज, टॉयज समझते हो ना, जैसे विद हिज टॉयज, जो पैर का अंगूठा है उससे चित्र बनाता है। बहुत बढ़िया। पुरुष कलाकारों की पोशाक, जो वो पुरुष अगर जो आपका ड्रेस को पहनता है उसको बगलबंदी कहा जाता है। तो मंडूक शब्दम को महत्वपूर्ण चुन लो भैया, और आपका जल चित्रम को महत्वपूर्ण, ठीक है। आगे चलें, कथक पे आते हैं। अच्छा, कथक को मैं आपसे पूछना चाहूं कि किस स्टेट से संबंधित मैंने आपको बताया था कथक? तो आप कहेंगे भैया नॉर्थ इंडिया में होता है। तो कथक जो शब्द है, कथक जो शब्द है ये कथा शब्द से आया है। कथा सुनते होंगे ना, आपके यहाँ भागवत कथा होती होगी बहुत जगह, श्रीमद भगवत जी का आपका पाठन चल रहा है, उनकी कथा हो रही है। तो कथा यानी पुरानी कहानियां। कथक कहां का है? नॉर्थ इंडिया का। इसी को हम नटवरी बोलते हैं। और कथा मतलब जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, स्टोरी टेलर्स का डांस कौन सा है? द डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स। डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स यानी कहानियों को बताने वाले जो कथाकार हैं, उनका नृत्य है। किनकी कथाएं होती हैं? राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू किसमें पहने जाते हैं? फोटो में देखो जरा ध्यान से। तो हम गांवों में भी हमारी बहनें माताएं पहनती हैं अक्सर नृत्य के समय घुंघरू। घुंघरू और चक्कर किस क्लासिकल डांस में? चक्कर समझ रहे हो ना? अब तुम्हें मैं गोल गोल घूम के दिखाऊं, फील कर लो ऐसे ही, ऐसे घूम जाना घुंघरू पहन के, ऐसे चक्कर पे चक्कर। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। मैंने बता दिया स्टोरी टेलर, जो कहानी सुनाते हैं उसके लिए एक डांस होता रहता है और कहानी कही जाती रहती है। जो वो कहानी होती है उसको पढ़ंत कहा जाता है। एक तो महत्वपूर्ण बात इसमें रही नटवरी। कथक नृत्य की जो वेशभूषा है वो अनारकली या लंबी कमीज, चूड़ीदार, जो सूट है, चूड़ीदार समझ रहे हो, नीचे पजामी, इसके साथ में होती है। यह नृत्य बहुत महत्वपूर्ण चुनेंगे, 4 घरानों में किया जाता है। हालांकि इसके लिए 3 घराने महत्वपूर्ण है, लखनऊ, जयपुर और बनारस, लेकिन कुल मिलाकर के आधुनिक समय में, आज के समय में ये 4 घरानों में होता है। भैया ये घराना क्या होता है? दरअसल में दोस्त, जैसे आज आप देखते होंगे कोई सितार बजाता है, कोई एक नाम जैसे हम पढ़ेंगे आगे चल के, पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक है, जिनको भारत सरकार ने आपका 1999 में भारत रत्न दिया। तो क्या वो सितार बजाना उन्होंने एकदम से शुरू कर दिया या सितार किसी ने उनको सिखाया होगा?
आप कहेंगे जी भैया किसी ने सिखाया होगा, उनसे पहले कोई रहा होगा, उनसे पहले कोई रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने एक स्थान पर उसको सिखाना शुरू किया होगा, यानी कोई एक टीचर रहा होगा। आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो जहां से शुरुआत हुई, जहां से जिस भी म्यूजिक को पनाह मिली और आगे सिखाना शुरू हुआ, जहां से किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को साथी आपका सीखने के लिए एक जगह बनाया गया, ये उन जगहों के नाम है। यानी लखनऊ में एक जगह बनी और वहां पर क्या हुआ, म्यूजिक को आगे बढ़ाया गया, डांस को आगे बढ़ाया गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्रों को आगे बढ़ाया गया। कोई दिक्कत? तो लखनऊ घराना, ये जयपुर घराना, इन सारे घरानों को हम पढ़ेंगे, मैंने आपको कल सिलेबस दिखाया। तो ये क्या हो गया, सेंटर है म्यूजिक का। क्या बोलेंगे, बनारस घराना सबसे पुराना घराना है और रायगढ़ घराना। तो 4 घराने याद रखेंगे, आंखें बंद करके एक बार बोलो, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। ये 4 घराने हैं, इनको हालांकि हम घरानों में भी पढ़ेंगे, अभी बस बेसिक सा जान लो थोड़ा सा। कथक जो कि साथी आपका एकदम से प्रचलित नहीं रहा, ठीक है, क्या बोलेंगे आपका, इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। पहले इस बात को समझो, यानी मुगलों ने, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मुगल थे भारत में, उन्होंने किस डांस को आपका साथी पैटर्नाइज किया, यानी किस नृत्य को उन्होंने संरक्षण दिया। तो आप कहेंगे उन्होंने भैया आपका उनके समय पर कथक, क्योंकि वो उत्तर भारत में थे। भाई मुगलों का हेडक्वार्टर कहां होता था, दिल्ली तो उनका हेडक्वार्टर नहीं रहा। दिल्ली सल्तनत में तो आप जानते हैं गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी 5 वंश थे दिल्ली डायनेस्टी में। उसके बाद में जो वंश आपका ये जो मुगल आए, तो ये कहां ले आए थे, सेंटर दिल्ली से हटा के आगरा। और आगरा कहां पर है, वो यूपी में है। तो कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश जो है वो नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में जो भी था वो सेंटर किसका था, आपका मुगलों का। तो उनके जिम में कौन सा डांस आ गया, वहां पर किस बात के कलाकार रहे होंगे उनके टाइम पर। आप कहेंगे बिल्कुल नो डाउट कि वो कथक के कलाकार रहे होंगे। तो कथक को अगर आपको कभी पूछे कि किसने संरक्षण दिया, मुगलों ने किसको संरक्षण दिया, तो कथक बता सकते हैं क्योंकि वो नॉर्थ में थे, ठीक है। कथक की जो शास्त्रीय शैली है, जब इसने अपनी पहचान खोई, तो अभी भाई मुगल्स कब थे, मुगल तो आप कहते हैं भैया पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल भारत में आए और 1526 से, और बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम शासक था 1857 की क्रांति के समय। लेकिन हम बात करें कि इसके बाद में जैसे ही मुगल खत्म हुए तो ये डांस भी कम लोकप्रिय हुआ और अंग्रेज शासन जब रहा तो इस डांस की लोकप्रियता जो आपका खत्म हो गई, जो इसकी पहचान थी। लेकिन आपका 20वीं सेंचुरी में लेडी लीला सोखे ने इसको रिवाइव किया, फिर से पहचान दिलानी, इसको बोलते पुनर्जीवन, फिर से जीवन। तो क्वेश्चन क्या होगा, लेडी लीला सोखे किस नृत्य से संबंधित है। आंसर नंबर 1 कथक। ये पूछे कथक को किसने रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया, तो लेडी लीला सोखे। कथक की जो पहचान है वो किस वंश के साथ में खत्म हो गई थी, तो आप बोलेंगे मुगल वंश के पतन के साथ में वो कम लोकप्रिय हो गया था। क्या होती है इसमें, स्टोरी टेलिंग होती है, कथाकारों का नृत्य है, इसको नटवरी नृत्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, नटवरी डांस हमने कहा। ये इसके मेजर पॉइंट्स थे और 4 घराने, लखनऊ आपका, जयपुर, बनारस और रायगढ़। कथकली पर आएंगे, कथकली केरल। अच्छा केरल का एक और बताया था मैंने, केरल अकेला ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं, एक तो कथकली, दूसरा कौन सा, मोहिनी अट्टम। आज जब हम कलाकार सीखेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन आज आपके बस मुझे 5-7 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। हम सब कर दो जी भैया, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हम आपको दे देंगे, बड़ा मजा आएगा। बेटा मैंने कल भी क्लास के बाद में कमेंट करे, सर जी आपने फाउंडेशन जीके के बाद में बोला था, मैं आपको फिर बोल देता हूँ 1 दिसंबर से शुरू होंगे। बेटा वो क्लास में उसके लिए बोल बोल के थक गया, 1 दिसंबर से। आप जो सो के जागते हो ना यूट्यूब पे, दिक्कत यही है, एप्लीकेशन में बड़ा बच्चा चुपचाप पढ़ता रहता है, तुम इतने नटखट और शरारती हो कि तुम्हारी शरारतें खत्म नहीं होती। अब तुम्हारे लिए तो ये है कि भाई गांव तो है नहीं जिसमें नौता लगवा दिया जाए कि सबको पता चल जाए। जाना करो, थोड़ा पूछा करो किसी से, अपने लाइब्रेरी में पूछो, सब जानते हैं बच्चे कब से शुरू होगा, 1 दिसंबर। अब नहीं पूछना उसके बारे में, ठीक है। वो मैं ही तो पढ़ा सकता हूँ फ्री, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा। वैसे थोड़ी मैं बोल दूं पूरी टीम फ्री पढ़ाएगी, सब फ्री पढ़ाएंगे, और ऐसे हम फ्री पढ़ाएंगे तो मुश्किल से 6 महीने पढ़ा पाएंगे, क्योंकि फिर कोई रहेगा ही नहीं, सब लोग चले जाएंगे, सबको फंड्स की जरूरत है। आपको लगता है बिना पैसे के एकजुट हो पाएगा सब कुछ? आपको जो आज हम लोग प्रोवाइड करवा पाते हैं, क्या वो प्रोवाइड करवा पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? कभी नहीं, संभव ही नहीं है। आज तक किसी ने क्यों नहीं किया? जब हम शुरुआत में होते हैं, छोटा स्तर होता है, तब कर सकते हैं वो चीजें, लेकिन जब चीजें बड़ी हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी, स्टाफ, एक स्पेशल स्टाफ, मॉक टेस्ट के लिए एक अलग टीम, आपकी कॉलिंग, आपकी समस्याओं के लिए एक अलग टीम, टीचर्स का बहुत बड़ा स्टाफ, तो इतनी बात आप समझते होंगे, सब कुछ तो फ्री नहीं हो सकता। कभी आप बोलो जी सारे टीचर्स को फ्री पढ़ाना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ चीजें मैनेज हो जाएंगी, मैं फ्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा थोड़ा। और वो ऐसे भी नहीं है कि कभी ये सोच रहे हो जी एनटीपीसी के लिए फ्री पढ़ लूंगा उसको, वो 1 दिसंबर से शुरू होगा और कम से कम 10 महीने चलेगा, यूट्यूब पर चलेगा 10 महीने, तो अगले 2025 वाले बच्चे उसकी हेल्प ले पाएंगे। अभी चालू मत बनना, तुम इधर आओ क्लास पे केरल, अब बात मत करना पूरी क्लास में कोई भी। अच्छा जी, कथकली किसके द्वारा होता है? पुरुषों द्वारा होता है, लेकिन अब तो क्या हो गया है, पूछ लिया था कौन सा नृत्य तो केवल पुरुषों द्वारा होता है, लेकिन अब तो इसमें महिलाएं भी भाग लेना शुरू कर दी हैं, अब तो महिलाओं के लिए भी ओपन प्लेटफॉर्म ही हो गया है। रामायण महाभारत की कहानियां होती हैं, ये देखें आपने सबसे ज्यादा शायद यही देखे होंगे, इनके चेहरे को देखिए जरा, मैंने देखा ये डांस आपका, तो ये बड़ी मतलब बहुत देर में ड्रेस तैयार होती है। आप सब लोगों ने अगर कभी जो गांव के बच्चे उन्होंने देखा होगा, यूरिया का कट्टा होता है, यूरिया आता है ना गांव में, उसका कट्टा होता है, वो कट्टे ऐसे जो है ना उनको ऐसे सिलते हैं ये डांस से पहले, और कई घंटे इस ड्रेस को बनाने में, तैयार होने में इनको लगते हैं, और कई लोग तैयार करते हैं कि कहीं खुलखुला ना जाए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक नायक होता है और एक आपका खलनायक होता है। जो हीरो होता है उसको बोलते हैं पाचा, और जो खलनायक होता है उसको कथी बोलते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ साझा करूं, जब मैंने इसको थिएटर में देखा तो मैंने देखा वहां पर क्या था, विलेन था दुशासन। और अगर आप में से कुछ बच्चों ने महाभारत को देखा हो तो दुशासन का वध किसने किया था?
दुशासन को किसने मार करके उसका खून पिया था? कौन व्यक्ति था? तो आप कहेंगे भैया भीम। तो भीम क्या हो गया? वहां पर धर्म के रास्ते में वो नायक हो गया, वो हीरो हो गया। और दुशासन जिसने द्रौपदी से अपनी जंगा पर बैठने के लिए कह दिया, और जिसने भीम के सामने भी कह दिया कि अपनी जंगा में हाथ मार के कि मैंने द्रौपदी को यहां पर बिठाने का प्रयास किया था, तो आप क्या बोलेंगे? वो विलेन हो गया। स्त्री का सम्मान नहीं करता वो क्या हो गया? विलेन हो गया। तो कहने का मतलब है इसमें एक ऐसी स्टोरी दिखाई जाती है रामायण और महाभारत की कि भैया एक हीरो एक विलेन। ओके, इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। ये सिर्फ चेहरा हिलाते हैं इधर उधर, आंखों से, सैनों से, चेहरे से, ऐसे करते हैं, है ना। जहां पर ये जिस थिएटर में होता है, थिएटर का मतलब समझ रहे हो, जहां पर होगा यहां पर दर्शक बैठे होंगे, यहां पर क्या होंगे? आपका जो व्यूअर्स है ये बैठे हुए हैं आपका, और यहां पर ये जो जगह है, ठीक है, जहां पर ये मंच जो है, उस थिएटर को बोलते हैं कुट्टम पालम। कुट्टम पालम तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशंस को प्रायोरिटी पर रखा जाता है? फेशियल एक्सप्रेशंस, हाव भाव। कथी एक विलेन होगा, पाचा एक हीरो होगा, और बाय मेल मेजरली मुख्यतः पुरुषों द्वारा, ठीक है। इसकी शुरुआत केलीकुट्टू नामक ढोल बजाने से होती है। शुरू होगा तो पहले केलीकुट्टू को बजाया जाएगा। और केरल का एक सोपना म्यूजिक है, अभी आप नहीं जानते होंगे। जैसे मैं बात करूं, असम का बोल गीत है, असम में जिक्र गीत होता है, असम में गोलप्रिया गीत होता है, आपका बिहार में सोहर गीत होता है। ये हम म्यूजिक में जाने, वहां उनको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं म्यूजिक को हमेशा, है ना। केरल के सोपना म्यूजिक का इसमें प्रयोग होता है। तो कभी इन फ्यूचर में आपसे पूछूंगा सोपना म्यूजिक कहां का है, तो क्या बोलेंगे? भैया केरला का है। ओके, कथकली नृत्य में 24 आपका मुख्य मुद्रा होती है, 24 स्टेप होते हैं। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र इडक्का, चिंदा और मडालम का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कथकली जो है वो आकाश तत्व का प्रतीक है। कल मैंने आपको बताया कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में मुख्यतः कितने तत्व माने गए हैं, कितने एलिमेंट्स माने गए हैं? तो आप कहेंगे भैया पंच तत्व। कहते मनुष्य अपने अंत में पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो पंच तत्व जो है उन्हीं में से एक मैंने जल तत्व आपको बताया, और आज हम बात कर रहे हैं आकाश तत्व की। तो कथकली किससे संबंधित है? आकाश तत्व से। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रबलम। तो मणिप्रबलम दरअसल में मलयालम लैंग्वेज है, और मलयालम भाषा कहां पर बोली जाती है? केरल में। तो भैया केरल के तो 2 क्लासिकल डांस हैं, एक तो आपने बोला कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम है। तो क्या मोहिनी अट्टम में भी ये भाषा प्रयोग होगी? जी हाँ, केरल के दोनों क्लासिकल डांस से आपका कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका कौन सी लैंग्वेज है जो आपका कथकली और मोहिनी अट्टम में प्रयोग होती है, तो आप कहेंगे भैया मलयालम लैंग्वेज कौन सी, वहां पर बोलते हैं डांस में इसको मणिप्रबलम। मणिप्रबलम, ठीक है, मणिप्रबलम। और ये मणिप्रबलम कौन सी 2 लैंग्वेज से मिलकर बनी है? तो केरल की एक तो साथी आपका मलयालम, और दूसरा सभी भाषाओं की जो मदर है, वे सारी भाषाएं किससे जन्मी है? संस्कृत से। जानते हैं इस बात को? आदि जननी संस्कृत है। सबसे पहले संस्कृत प्रयोग होती थी, संस्कृत से फिर हमने क्या बोला, जो संस्कृत वेदों में प्रयोग हुई वैदिक संस्कृत, फिर जो संस्कृत को हमने रूप बिगाड़ दिया, वैदिक संस्कृत के बाद में क्या हुई? लौकिक संस्कृत हुई। लौकिक संस्कृत के बाद में जब आपने इतिहास में पढ़ा होगा, फिर हमने क्या देखा, क्रम आपका आया कि पाली भाषा प्रयोग हुई, प्राकृत भाषा प्रयोग हुई, अपभ्रंश आई, फिर हमारी हिंदी भाषा आई, और फिर अन्य द्रविड़ लैंग्वेज आई। ओके, कोई दिक्कत? आते हैं गीतों के शब्दों को। यहां पर जो गीत गाए जाते हैं, जो म्यूजिक होता है, उसको अट्ट कथा कहते हैं। तो वैसे भी कभी भी नाम आएगा, डबल टै कहां की पहचान बताई थी मैंने, याद करो। मोहिनी अट्टम जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था डबल टै जहां कहीं भी आएगा तो आप क्या बोलेंगे उसको? केरल। तो आप समझ जाएंगे कि केरल की है, यानी केरल के ही किसी डांस से है। डबल टै आते ही तो भैया जान जाएंगे। कलासम और नल चरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं, ठीक है। यह है ललित कला के 5 रूपों का एक संयोजन है। लिटरेचर यानी साहित्य जो लिखा गया, म्यूजिक इसमें होता है, पेंटिंग होती है, एक्टिंग और नृत्य। आपके काम की चीज नहीं है, बस यहां पढ़ के एक बार छोड़ दें। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कलासम और नल चरितम। अब ये मत बोलने लगना कल भैया कि हमारे काम की चीज नहीं है तो हमारे सामने क्यों लेके आए हो। नजरअंदाज नहीं करनी है, आप भविष्य में पढ़ेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि भाई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कभी, आप आगे चल के समझोगे जब आप आगे ग्रुप ए या ग्रुप बी की परीक्षाएं देंगे तो भैया कितना आपका महत्व है आर्ट एंड कल्चर का। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरों के सुपरिष्कृत श्रृंगार, श्रृंगार समझ रहे हैं ना, चेहरे को सजाया जा रहा है, श्रृंगार किया जा रहा है, तथा सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार जो होता है वो कितनी प्रकार का होता है, आपको ये बात याद रख लेनी है कि भैया मैं आपसे पूछूं कथकली में जो श्रृंगार है वो कितनी प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे 5 प्रकार का। पाचा हो गया हीरो के लिए जो श्रृंगार होगा, कथी जो आपका किसके लिए होगा साथी, कथी किसके लिए होता है, विलेन के लिए होता है, और ये बाकी होती हैं जो महिला कलाकार, महिला पात्र होते हैं, थड़ी, कारी और मिनकू, तो इनके लिए ये 5 प्रकार के मेकअप होते हैं। आपको सिर्फ 5 याद रखना है, पाचा और कथी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये 5 जो इसमें प्रकार होते हैं, इसमें रंग भी होते हैं। तो हरा रंग किसके लिए होता है, वो होता है साथी नोबिलिटी के लिए, कुलीनता के लिए, देवताओं के लिए, डिवाइन क्या बोलेंगे आपका, और सदगुण के लिए आपका, मतलब जो अच्छे हैं क्या बोलेंगे आपका, सदगुण समझते हो ना, सद माने अच्छा और गुण माने आपका, गुण को क्या बोलेंगे बोलो फटाफट से, जो हमारे विर्च्यूज है। तो अगर हम विर्च्यू को बोलते हैं सदगुण भी कह देंगे उसको, तो जो हमारे अच्छे कार्य हैं उनको दर्शाता है। नाक की बगल में यहाँ पर ये बिंदी लगाते हैं, धब्बे लगाते हैं, धब्बे। तो नाक के बराबर में धब्बे किसमें लगाए जाते हैं, कथकली में। ये राजसी गौरव को दिखाते हैं, रॉयल प्राइड, ठीक है, राजघरानों से संबंधित रॉयल प्राइड है। बुराई और दुष्टता के लिए तो प्राचीन समय से काला रंग है। काला रंग किसका प्रतीक होता है, अंधेरे का, और अंधेरा ही किसका प्रतीक है, बुराई का। पीला रंग किसका होता है, संतों और महिलाओं के लिए। आप अक्सर देखते भी होंगे संतों को पीले कपड़े पहने हुए। पूरी तरह लाल रंग जो है, पूरी तरह, अब देखना ध्यान से, बुराई और दुष्टता के लिए काला रंग हो गया, और पूरी तरह जो लाल रंग है पूरी तरह, वो भी किसको दर्शाता है आपका साथी, सिर्फ बुराई को, एविल को।
वो किसके लिए था? एविल और विकेडनेस, यानी कि कोई आपका दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसमें बुराई तो होगी ही, इसके लिए। लेकिन सिर्फ बुराई की बात करें और कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, दुष्टता नहीं है। ओके, दाढ़ी रहती है इनकी सफेद, आपने देखी होगी फोटो में अभी। कैसी दाढ़ी है देखो जरा ध्यान से, सफेद दाढ़ी। जो सफेद दाढ़ी है वो आपका किसको दर्शाती है? हाइयर कॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्शियसनेस है उच्चतर चेतना को दर्शाती है। कॉन्शियसनेस समझते हैं ना, चेतना। आप लोग बायोलॉजी को पढ़ते होंगे तो आप क्या समझते होंगे? हमारा दिमाग किन तीन अवस्थाओं में रहता है, जरा बताइए। एक तो होती है भैया कॉन्शियसनेस, चेतन अवस्था। दूसरी होती है हमारी सब कॉन्शियस, अवचेतन अवस्था मस्तिष्क की। और तीसरी होती है आपका अनकॉन्शियसनेस, यानी कि अचेतना। जब व्यक्ति कोमा में होता है, मूर्छा में होता है तो अचेतना। जब व्यक्ति जागृत रहता है, आंखों को खोल के एकदम एकाग्र रहता है, उसको बोलते हैं चेतना। हाइयर कॉन्शियसनेस, क्या बोलेंगे इसको? हाइयर कॉन्शियसनेस बोल देंगे भैया। तो ये कॉन्शियसनेस क्या स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए? जी भैया होनी चाहिए। जो स्टूडेंट आपका अगर मुझ पे हाइयर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाता है, वो सफल होना एकदम से उसका तय हो जाता है। अब ये कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ाई जाए स्टूडेंट्स में, ये बड़ी जरूरी बात है। आप कभी सूर्य के सामने आंख बंद करके बैठे हो? हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया हम बैठते हैं। जब सूर्य निकल जाएगा, बहुत कम बैठे होगे, तुम तो उठते होगे, आधे फॉर्म में लग जाते होगे उठते ही। जब आप आंखें बंद करके सूर्य बैठेंगे आपके सामने और सूर्य निकल भी जाएगा आपके सामने, तो आपको ये एहसास होगा सूर्य निकल चुका है या नहीं? जी भैया निकल चुका है, एहसास तो हो जाएगा। अब आप आंखें खोले ना खोले आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं। सदगुरु जीवन में बहुत कम मिलते हैं, आपको अपने जीवन में बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। लेकिन आप तब भी अपनी आंखें बंद रखें। जैसे कि सूरज से बड़ा कोई आपका, अगर मैं बात करूं दुनिया में, गुरु नहीं, टीचर नहीं, तो जब वो उसके सामने उन्होंने आंखें आपको खोलनी थी और तब भी आप बंद रखें। तो कॉन्शियसनेस कैसे आती है? चीजों के प्रति जागरूकता को लेकर के, कि आप किसी चीज को लेकर के जागरूक हैं या नहीं है। अभी आप छात्र हैं, आपका छात्र धर्म है, और अभी क्या है, आपका बीच में कोई मैसेज आ जाता है, आप उसकी तरफ चले जाएं। कोई दोस्त आपको बुला ले, आप अपने जिम्मेदारियों को छोड़ करके कि कल मुझे सफल होना है, आप उधर चले जाएं। तो आप क्या कर रहे हैं? जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसको आप कम कर रहे हैं, एकाग्रता को कम कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उच्चतर चेतना इसमें होती है, हाइयर कॉन्शियसनेस। किसमें? सफेद दाढ़ी वाला आदमी इसको दर्शाता है। मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है जी? अब बताना, यहां से बड़ी कहानी आती है अच्छी। भगवान, अगर मैं बोलूं, विष्णु जी ने जो मोहिनी का रूप धारण किया था वो किसका? वध करने के लिए। और असिस्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य भगवान विष्णु के एक रूप को दर्शाता है जिसका भस्मासुर का वध करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। भस्मासुर जानते हैं ना, जो सिर के हाथ रखता था वही भस्म हो जाता था। तो भगवान जी ने उसको भैया सुंदर सी एक महिला बन के, महिला के चक्कर में आ गया भस्मासुर। उन्होंने डांस करके एक स्टेप ऐसा रख दिया कि अपने ऊपर ही हाथ रख दिया, तो भस्मासुर ने भी अपने ऊपर हाथ रख दिया, क्योंकि कॉपी करना था, खुद ही भस्म हो गया। तो कहने का मतलब है मोहिनी अट्टम मोहिनी रूप को दर्शाता है। और मोहिनी रूप किसका था? भगवान विष्णु जी का। ये महिला द्वारा होता है। मोहिनी का मतलब पूछूंगा आज ही आपसे, मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री। जब इसके कलाकार याद कराऊंगा तो 1 मिनट में याद कर लेंगे सारे। बस एक बात याद रखना, मोहिनी का मतलब क्या है? सुंदर स्त्री। एकल महिला द्वारा बालों में चमेली के फूल लगाए जाते हैं, चमेली के फूल। ठीक है, इस नृत्य में गजरा देखा होगा ना आपने, गजरा पहना जाता था बालों में। इस नृत्य में केरल कसावू साड़ी पहनी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केरला में कौन सी साड़ी चलती है? कसावू साड़ी, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप भी लेके आना, मैं लेके आया अपनी मम्मी के लिए जब हम केरल गए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम पढ़ेंगे इंडियन ड्रेस, परिधान। प्रधान क्या होंगे आपका, जिसमें से हम बात करेंगे। जैसे मैं कुछ पूछता हूं, पटोला साड़ियां कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। संबलपुरी साड़ियां कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं। पैठनी साड़ियां कहाँ की हैं? वो महाराष्ट्र की हैं। ये साड़ी हम पढ़ेंगे इंडियन ड्रेस में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। सबसे पहले 2 पुस्तकें मैंने बताई थी आपको, शिल्पाधिकारम और आपका अभिनय दर्पण, और एक हमने नाट्यशास्त्र पर बात की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार माला नामक जो साथी प्राचीन ग्रंथ था, उसमें किसका जिक्र है? कितनी बार ना जाने एसएससी ने पूछा है, तो आप बोलेंगे भैया मोहिनी अट्टम का जिक्र है। और लिखा किसने है? तो आप बोलना कि इसके जो राइटर हैं, कौन है इसके राइटर? हैं इसके माजा मंगलम नंबूत्री। माजा मंगलम नंबूत्री। ठीक है, यानी कि आपका माजा मंगलम नंबूत्री, ठीक है। इसमें हमको किसका जिक्र मिलता है? तो हम कहेंगे इसमें जिक्र मिलता है हमको मोहिनी अट्टम का। एक बुक और है जो मोहिनी अट्टम के बारे में बताती है, उस बुक का नाम है घोष यात्रा। तो कई बार इनके राइटर पूछ लेता है दोस्त, घोष यात्रा को किसने लिखा है और इसमें घोष यात्रा में किसका जिक्र मिलता है? एक महान कवि हुए आपका कुंजन नंबियार। तो कुंजन भी याद रखेंगे सिर्फ, तो बात बन जाएगी, बात बन जानी चाहिए बस एट द लास्ट। क्या बोलेंगे? कुंजन नंबियार, कुंजन नंबियार। ठीक है प्यारे दोस्त, तो दिक्कत वैसा किसको दर्शा रहा था? भगवान विष्णु का जो साथी आपका फेमिनाइन फॉर्म है, जो स्त्रीण रूप है, क्योंकि स्त्री रूप को दर्शा रहा मोहिनी। जी हाँ, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। जादूगरनी को हम क्या कहते हैं? ठगनी कहते हैं, नहीं कहते हैं? जो ठग ले, जरूरी नहीं है जादूगरनी ठगनी हो, लेकिन समझो एक होता मैजिशियन, जादूगर। तो भैया भगवान विष्णु जी ने फंसा दिया भस्मासुर को या नहीं? जी भैया फंसा दिया। तो इसीलिए इसको बोला क्या आपका डांस ऑफ द विच। जादूगरनी के लिए सोरोसायरस बोले तो ज्यादा, सोरोसायरस बोलते हैं ना जादूगर को, सोरोसायरस बोलते तो ज्यादा अच्छा है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं, जादूगरनी का नृत्य।
ठीक है, विच चुड़ैल को भी दर्शाता है कई बार, तो इसीलिए ठीक नहीं है। इसमें मणि प्रॉब्लम भाषा, आप मुझे बताओ फटाफट से, मणि प्रॉब्लम जो लैंग्वेज है कौन सी दो लैंग्वेज का साथी आपका एक मिक्स्ड फॉर्म होता है? मैंने अभी बताया था आपको 10-15 मिनट पहले ही। मैं वही पूछूंगा आपसे, अगर आप कक्षा में उच्चतर चेतना के साथ पढ़ेंगे, हायर कॉन्शियसनेस के साथ पढ़ेंगे, तो आपको चीजें पता रहेंगी। आप एकाग्र नहीं है, कहीं और ध्यान है, तो चीजें फिर आपका कहां पहुंच जाती हैं? सबकॉन्शियस में, अवचेतन में। तो कौन सी दो लैंग्वेज? मलयालम और संस्कृत का ये मिक्सचर होता है आपका। कहां पर? केरल के नृत्यों में प्रयोग होता है। तेरिची अट्टम, अट्टम से याद रख लेंगे, नंगई नाटकम, दाशिया हम, ये किसके हैं साथी? दाशिया हम नहीं होता, दाशिया अट्टम होता है, डबल टे आएगा यहाँ पे, दाशिया अट्टम, दाशिया अट्टम होगा दोस्त। दाशिया अट्टम के नृत्य के रूप है, ठीक है। अंतिम पर आ जाते हैं आपके सत्रिया पर, ध्यान से देखना। सत्रिया, इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया, ये बात हम जानते हैं। सबसे नया यही है, सबसे पुराना भरतनाट्यम है। अगर भैया क्वेश्चन आ गया भरतनाट्यम कितना पुराना है, तो क्या लिख के आते? हमने आपको बताया था भरतनाट्यम कितना पुराना है, तो आप कहेंगे भैया 2000 वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष। और इसकी खोज जो हुई वो 500 वर्ष पूर्व हुई, यानी कि लगभग 1500 के आसपास में, सन 1500 के आसपास में, जब मुगल देश में आ रहे थे तब ये पनपा, इधर पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में। संस्थापक कौन थे? श्रीमत शंकर देव, एक संत आदमी थे, असम के वैष्णव मठों के एक संत थे, वैष्णव परंपरा को मानते थे। उन्होंने ही इस डांस को क्या किया है आपका, अगर हम बोले उन्होंने इसको उत्पन्न किया है, इसके ओरिजिन के लिए ये जिम्मेदार है। असम के वैष्णव मठों में विकसित ये नृत्य हुआ। सत्रिया जो आया ये अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए लाया गया। तो ये अंकिया नाट्य क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अंकित नाट्य भैया एक नाटक होता है। अब जब उस नाटक को दिखाया जाता था तो पहले सिर्फ उसमें बातें होती थी, उन्होंने सोचा कि उसमें डांस और अगर ऐड हो जाए, डांस के माध्यम से अगर दिखा दिया जाए, तो इस तरह से श्रीमत शंकर देव, ऐसा कोई एग्जाम नहीं एसएससी का जिसमें इसको क्वेश्चन को ना पूछा गया हो। किसी भी वर्ष का कोई भी एग्जाम, मैं बात करूं एसएससी जीडी से लेकर के जेई का भी एग्जाम कोई हो, उस सब में पूछा गया है। सत्रिया को अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लाया गया। तो अंकिया नाट्य कहां का नाटक है? तो आप बोलेंगे भैया सत्रिया कहां का है? असम का, असम का, ठीक है। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो उसको बोलते हैं भंगी, और अगर फीमेल करे तो सीमंगी कहा जाता है, ठीक है। भंगी और सीमंगी कहा जाता है, कोई दिक्कत। लेकिन जब कभी कोई फेस्टिवल होगा और जो पुरुष मांगने वाले जो भिक्षुक होते हैं तो उनको बोलते हैं भोकोट। कई बार एग्जाम में साथी इसका भोकोट नाम से पूछा गया है, भोकोट। तो भोकोट का संबंध किससे? भोकोट आएगा, अभी एक वर्ड आएगा भावना। दोनों शब्द बहुत पूछा था। भोकोट संबंध, शब्द का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? भोकोट का, ओके। इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग होता है। किसका? बोर गीत। तो बोर गीत म्यूजिक कहां का है भाई? मैंने आपको बताया असम में क्या होता है? सत्रिया, असम में होता है सत्रिया। आसाम जो सत्र चला, और सत्र कहां पर चलते हैं? संसद में। अब तुमको संसद के सत्र में बिठा दें तो तुम बोर हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? जी भैया, बहाना ढूंढोगे तुम, कोई बहाना कि कैसे ही तो बाहर निकल जाऊं इस संसद के सत्र से, सेशन से, कैसे ही तो बाहर चला जाऊं नेताजी लोगों से। इसमें बोरगीत का प्रयोग होता है। और बाहुना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों से संबंधित है। दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और संसद के सत्र में नेताजी किसकी बात करते हैं? माटी के लिए योजनाएं लेके आते हैं, देश की माटी की बात करते हैं। माटी अखोरा रूप का संबंध सत्रिया नृत्य से है, जिसका अर्थ है मिट्टी पर एक्सरसाइज करना। क्या बोलोगे? एक्सरसाइज ऑन द सॉइल। माटी अखोरा, अखोरा का मतलब होता है, आप जानते होंगे कुश्ती कहां पर लड़ी जाती है? तो आप कहेंगे कुश्ती भैया अखाड़े में लड़ी जाती है, रिंग बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो अखाड़ा ही अखोरा है असम की भाषा में। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हो गई आपका? किस नाटक के लिए आया जरा बताएंगे? सत्रिया। श्रीमत शंकर देव ने 500 ईसा पूर्व इसको विकसित किया असम के वैष्णव मठों में। और किस नाटक के लिए इसको वो लेकर के आए? तो आप बोलेंगे अंकिया नाट्य के लिए। पुरुष अगर परफॉर्म कर रहा है तो भंगी, और महिला अगर, तो साथी बोलेंगे आपका पुरुष परफॉर्म करते क्या बोलेंगे? भंगी, और आपका महिला तो सीमांगी। लेकिन अगर फेस्टिवल्स पर पुरुष करे तो क्या बोलेंगे? भोकोट। म्यूजिक कौन सा होगा? बोरगीत होगा, पाहुना, अभी मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे सारे दोस्त कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी मेरे प्यारे साथी को फटाफट से बताइए। हमने एक बहुत विस्तार से, जितना विस्तार से हम पढ़ सकते थे क्लासिकल डांस को, उम्मीद करूंगा किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे, कोई भी एग्जाम आप देंगे तो क्लासिकल आपका जो साथी डांस है उनसे संबंधित क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है बताएंगे जरा फटाफट से? बोलोगे फटाफट? कोई परेशानी नहीं है जी, ठीक है। क्योंकि परेशानी किसको होती है? मरीज को। और तुमको मरीज नहीं बनना है, विजेता बनना है। खुद के ऊपर विश्वास रखना है। परेशानी हो भी तब भी क्या बोलना है? जीवन में परेशानी आए तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो चलें भैया कलाकारों की तरफ, ठीक है। आइडियल क्लास अभी बता दूं तुमको, कल बोलो भैया एप्लीकेशन में जाके बता रहे हो। हमारी जो क्लास रहा करेगी एप्लीकेशन में रहा करेगी बस 45-50 मिनट की, क्योंकि आने वाले 2 महीने में हम इसको आराम से खत्म कर लेंगे, नवंबर एंड तक। अभी किसी ना एनटीपीसी का एग्जाम है ना जीडी का एग्जाम है ना। बड़े प्यार से, जरूरत होगी आप चीजों को रिवाइज करते चलेंगे। आइए जी, शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नाम देकर के। तो कुछ आज शायद हम सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे, धीरे धीरे जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो कल हम उसको पढ़ लेंगे। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है खत्म करने। भरतनाट्यम कहां का था? बोल दो फटाफट से। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। नाम है यामिनी कृष्ण मूर्ति, और यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी से भी संबंधित है।
रुक्मणी देवी अरुंडेल 2017 में गूगल डूडल ने इनका फोटो लगाया था। गूगल डूडल क्या होता है? जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते होगे तो आज के बाद देखना उसके ऊपर यहाँ पिक्चर होती है एक जो रोज चेंज होती रहती है। गूगल उसके लिए किसी ना किसी को चुनता रहता है, मतलब डिवोशन दिखाते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली डांसर कौन है? तो आप बोलेंगे रुक्मणी देवी अरुंडेल। लीला सैमसन का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। तीनों याद कर लें, फोकस करना, फोकस। भारत की बात कर रहे हैं, भरतनाट्यम के लिए हमने एक रूट वर्ड बनाया भारत, ठीक है, भारत एक रूट वर्ड बनाया। और क्या एक रूट वर्ड था यहाँ का? कहाँ का है भारत? तमिलनाडु का। तो मिलन एक रूट वर्ड होता था, हाँ या ना? जी भैया। तो या मनी रुकती नहीं है, मनी मनी पैसा। भारत के जो बच्चे होते हैं उनके पास पैसे होते हैं क्या? विदेश में तो बच्चे पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, हमारे यहाँ तो लड़के 25 साल के हो जाते हैं तब भी पेन के पैसे के लिए घर वालों पर आश्रित रहते हैं। मजबूरी है, सिस्टम ही ऐसा है हमारा। हम भी रहे, आप भी रह रहे हो। और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा दुख यही है कि इतनी उम्र में भी एक पेन तक के पैसों के लिए अपने परिवार पर हम लोग आश्रित हैं। अब बस ये सोच रहे हैं कि कैसे ही करके ये दिन बदलेंगे और हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, हम निभा पाएंगे, लेकिन कब होगा पता नहीं। या मनी रुकती नहीं है भारत में। क्या बोलोगे? रुकती नहीं है मनी, भारत में रुकती नहीं है मनी किसी के पास भी। लीला कहां पर होती है बताएंगे? कृष्ण लीला, राम लीला, भगवान जी को समर्पित जो लीलाएं होती है कहां पर होती हैं? अमेरिका में होती है क्या? लेकिन हमारे भारत में ज्यादा होंगी ना। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया? आपका भारत से संबंधित है, यानी भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह जो ओडिसी लिखा हुआ था, यानी इनका संबंध ओडिसी से भी है। जैसे मैंने अभी बताया यामिनी कृष्णमूर्ति का किससे? कुचिपुड़ी से भी है। सोनल मानसिंह ओडिसी से संबंधित हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, 1992 में इनको सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और 2003 में सबसे कम उम्र में इनको मिला साथी आपका, क्या बोलेंगे? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कौन है जी? सोनल आपका मानसिंह है। कौन से दो डांस के? एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा था, सोनल मानसिंह जी का जो संबंध है कौन से दो क्लासिकल डांस से है? तो आपको बोलना होगा किससे? भरतनाट्यम से और ओडिसी। ऑप्शन में दोनों लिखे होंगे। मृणालिनी साराभाई जिन्हें साथी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली डांसर हैं। 2018 को गूगल डूडल ने इनका फोटो लिया। फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से इनको पाल्मे डी अवार्ड मिला हुआ है 1977 में। पद्म भूषण इनका भी 1992 का है। निशांगदी पुरस्कार जो केरल सरकार, पूछा गया एसएससी के द्वारा, निशांगदी पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? केरला। इनको मिला हुआ है। वर्ष बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक वर्ष को सर्कल कर लेना। 1992 में इनको पद्म भूषण मिला। सिर्फ एक वर्ष आपको याद करना है, अन्य नहीं। वैजंती माला को सबसे कम उम्र में पद्म श्री मिला हुआ है। अभी बार बार नाम आ रहे हैं, आप जानते होंगे ना। भारत सरकार का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? बताओ फटाफट से। तो पहले नंबर पर आता है साथी आपका भारत रत्न, ये भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। दूसरा आता है आपका, क्या बोलोगे? पद्म विभूषण, पीवी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीवी। भारत रत्न को हम बीआर लिखेंगे आगे से, पद्म विभूषण को हम पीवी लिखेंगे। और मैं आपसे पूछूंगा दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण का छोटा भैया कौन है? वो पद्म भूषण है। कौन है छोटा भैया इसका? देखो ये बड़ा नाम, ये छोटा नाम, ये तीसरे नंबर का। इनसे सबसे छोटा भैया इनमें पद्मश्री, वो सबसे छोटा है। ये देखो भूषण से भी छोटे वर्ड, बड़ा नाम पे छोटा नाम पे छोटा नाम। ये क्या है आपका? सॉरी, पद्म भूषण हो गया। और ये क्या है आपका? पद्मश्री हो गया, यानी पीएस लिख सकते हैं आप। पद्मश्री, पद्मश्री होगा, क्या बोलेंगे? पीएस। तो ये जान जाएंगे कौन से नंबर के पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं? जी भैया हम जान जाएंगे। वैजंती माला, अब इधर से याद करें, वैजंती माला जो नाम है, जयंती पर माला कहां पर पहनाई जाती है? भारत में। भाई हमारे यहाँ जयंती पे माला पहनाते हैं ना अपने बुजुर्गों को, अंग्रेज थोड़ी पहनाते हैं, भाई हमारे यहाँ का कल्चर है। मृणालिनी साराभाई, सारे भाई कहां पे रहते हैं? सब दादा हैं हिंदुस्तान में, एक से बढ़ के एक दादा। सारे भाई कहां पे? भारत में, सारे भाई। विक्रम साराभाई कहां के थे? भारत के थे, भारत से याद रखें। सोने को पहन के अपना मान बढ़ा हुआ मानती हैं। हमारे यहाँ सोने को माना जाता है ना कि वो क्या रहता है, सौभाग्यशाली लोग उसको पहनते हैं। सोना पहनना हमारे यहाँ क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो सोने को पहन के मान कहां पर बढ़ता है? बोलो, भारत में। भारत में। अंग्रेज देखे तुमने ऐसे, या अंग्रेजन देखी तुमने कभी? हार पहन रखे हैं यहाँ तक, हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। कहां? भारत में। कहां पर जी? भारत में। अब मैं आपसे बोलूं 6 नाम, आंखें बंद करके बोलना जरा, जो भी मैंने बताए थे 6 नाम, जरा सोचने का प्रयास करो। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, और तीसरा नाम कौन सा बताया था मैंने आपको? तीसरा नाम सोचो जरा, मैं भूल गया तीसरे नाम को। वैजंती माला मैंने आपको बताया, सोनल मानसिंह मैंने आपको बताया, और क्या मृणालिनी साराभाई मैंने आपको बताया। एक नाम मैं भूल गया, देखें जरा आप बता पाएंगे या नहीं। तो आप कहेंगे भैया लीला नाम से आपने कुछ बताया था, लीला सैमसन। बहुत बढ़िया, लीला सैमसन। कोई दिक्कत? आगे अब आते हैं भरतनाट्यम के अन्य कलाकार। और भी कलाकार हैं, पेपर के लिए ऐसा नहीं है, बहुत सारी वीडियोस बनती है, 4-5 कलाकारों के नाम बता दिए, पेपर में गए नया नाम मिला, चक्कर खा के गिर गए पेपर में, बोले आप गड़बड़ कर दी। अच्छे से पढ़ना है, देखो जरा ध्यान से आएंगे। भरतनाट्यम के पद्मा सुब्रमण्यम, जो ब्लू कलर से नाम लिखे हुए हैं ये इंपोर्टेंट है, अपने आप ही चुन लेना, ब्लू कलर पे जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ब्लू कलर से जो लिखे हुए हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, पद पद मतलब पैरों को सुबह सुबह कहां पर छुआ जाता है भैया? भारत में। कहां पर? भारत में। पदों को सुबह सुबह। एस के सरोज, क्या बोलोगे? रोज, सरोज से याद रख लो, रोज पदों को सुबह सुबह। हम अपने बच्चों को कल्चर सिखाते हैं ना कि अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके पैर तुमको स्पर्श करने हैं, पैर तुमको छूने हैं। तो पद्मा सुब्रमण्यम, पदों को सुबह सुबह। एस के सरोज, यानी कि रोज पद छूने हैं। मालविका सरकार, माल पर तो सरकारें भी बिक जाती हैं। कहां पर? माल पर सरकारें कहां बिक जाती हैं?
आप कहेंगे भैया भारत में संभव है, खरीद लेते विधायकों को, सांसदों को भी। सर जी थोड़ा धीरे धीरे चलो बेटा, मैं कोई ट्रेन हूं या गियर है मेरे अंदर कम या ज्यादा? जैसा जब से पढ़ा रहा हूं ऐसा ही पढ़ा रहा हूं अभी भी। तुमको दिक्कत है, बाकी 23,000 में किसी को दिक्कत नहीं है ना? बस तुम्हारी शिकायतें कब खत्म होगी? मालविका, अलार्मेल वल्ली, क्या बोलोगे? अलार्मेल वल्ली, अलार्म से भी नहीं उठ सकती वेली लड़की। विल्ला बोलते हैं ना जो कुछ काम नहीं करता, वेली मतलब जो कुछ काम नहीं करती, एक वेली लड़की है। क्या बोलोगे? अलार्मेल वेली, अलार्म से भी नहीं उठती वेली लड़की। मीनाक्षी श्रीनिवासन, श्री कहां पर निवास करते हैं? श्री बोलते हैं धन को, पैसे को। श्री कहां पर निवास करते हैं? भारत में। देखो चंद्रन नाम से याद रख लो, याद रख लो, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, चंद्रन चंद्रन। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? सीवी चंद्रशेखर, तो चंद्र चंद्र नाम से 3 आ गए, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, सीवी चंद्रशेखर। बोला अलार्म से भी नहीं उठती वेली, क्या बोलेंगे? आपका चंद्रमा के द्वारा उठाई जाती है, उठाता तो सूर्य है लेकिन याद रख लो चंद्रमा के द्वारा उठाई जाती है अलार्मेल वेली। श्रीधर मैंने बता दिया, श्री रूट वर्ड वहां से उठाएंगे। मीनाक्षी श्रीनिवासन, कुछ शब्दों को पकड़ेंगे। हेमा मालिनी, जब यहां पर आपने मालविका सरकार याद रख लिया तो माल से क्या याद रखेंगे? मालिनी। वी दोरो स्वामी, भाई भारत में अगर स्वामी जी दारू पी के भी आ जाएं घर पे तो महिला उनको भगा देती है नहीं भगाती? यस और नो? आप कहेंगे भैया भैया नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स बच्चा ये सब कुछ मिल जाएगा आपको सेम एज इट इज एप्लीकेशन में, हाथ से लिख करके। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है? उसकी चिंता नहीं करनी तुम्हें नोट्स बनाने की। जिनको बनाने हैं वो बनाए, जिनको नहीं बनाने वो ना बनाए। क्या बोलोगे? वी दोरो स्वामी। तो दारू पी के स्वामी कहां जाते हैं? भारत में। जब भी आदमी अगर शराब पी के भी आएगा, जब भी जो पत्नी होती है तुमने देखा होगा, जब भी उनको स्वामी मानती है, ये नहीं है इसको उठाएं पटके और बाहर फेंक दे, होना तो यही चाहिए। लेकिन दारू पीने वाले आदमी को भी स्वामी समझती है, कहां पर? भारत में। ओके, मीनाक्षी चितरंजन हो गई। उर्मिला सत्यनारायण, उर्मिला देखो सत्यनारायण नाम हमारा 2 जगह और आएगा अभी। एक जगह आएगा आपका कहां पर? लक्ष्मी नारायण शास्त्री में आएगा आपका, और वहां पर आएगा वेदांतम, एक सत्यनारायण नाम आएगा। तो वहां के लिए याद रख लेना कैसे अंतर करेंगे। उर्मिला सत्यनारायण, आप इनको ऐसे मत लिखना, अपने नोट्स में नीचे की तरफ चलते रहना, ऐसे एक लाइन में लिखते चलो नाम, नीचे की तरफ चलना है ना। उर्मिला सत्यनारायण, तो यहां से याद रख लो उर्मिला। मिला से याद रख लेना क्या? भरत का मिलाप हुआ था। भरत मिलन हम जानते हैं, भरत मिलन हम जानते हैं। जय लक्ष्मी ईश्वर, जय लक्ष्मी ईश्वर और कुमारी कमला। अब याद रख लेना हम लक्ष्मी जी को कहां पर पूजते हैं, ईश्वर की पूजा कहां पर करते हैं? लक्ष्मी ईश्वर, ये भारत में। कुमारी नाम से पहले कहां पर लगाया जाता है? भारत में लगाया जाता है। कुमारी नेहा, कुमारी रेखा, कुमारी अंजलि, भारत में। कहां पर? भारत में। अब ये जो लिखा हुआ भैया एसएनए, ये क्या है? देखो अभी 2023 में मिला। एसएनए का मतलब है साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड। एसएनए क्या है? बोलो मेरे साथ एक बार। भैया जी ये साहित्य नाटक अकादमी है, साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड है, ठीक है? आते टी बाला सरस्वती का संबंध, क्वेश्चन पूछा जाएगा, टी बाला सरस्वती का संबंध किस आपका क्लासिकल डांस है? तो बालाओं में, बाला मतलब लड़की, बालकों में सरस्वती का रूप छोटी बच्चियों में कहां पर देखा जाता है? भारत में देखा जाता है, भारत में देखा जाता है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, इसको तुम याद करना भैया, 2-4 तुम करना। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ठीक है? नर्तकी नटराज, मोस्ट इंपोर्टेंट, रेड कलर मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लू कलर इंपोर्टेंट। 2019 में पद्मश्री पाने वाली ये आपका पहली ट्रांसजेंडर है, ठीक है? आर मुथु कम्मनल, ये कौन है? 2022 का पद्मश्री पाने वाली अंतिम देवदासी है। अब इस टर्मिनोलॉजी को समझो जो यहां पर लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है। टी बाला सरस्वती पर आइए, पद्म भूषण 1957 और आपका पद्म विभूषण 1977। अब बच्चा मैंने देखो एक बात और बताई आपको, ब्लू कलर इंपोर्टेंट है, इसका मतलब अभी तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाइट वालों को भूल तो नहीं जाओगे ना? फटाफट से बोलो, व्हाइट वालों को भूल तो नहीं जाओगे? ऐसा तो नहीं है भैया ने ब्लू कलर इंपोर्टेंट बताया तो सिर्फ ब्लू ब्लू याद करके चले जाए 2-4 नाम, ऐसा तो नहीं करोगे ना? ऐसा तो नहीं करोगे ना? सनी शर्मा पूछ रहे हैं सर इतना कैसे याद हो पाएगा? तो बेटा तुम किसी और की क्लासेस ले लो जो 1-2 नाम बताते हो और उनसे पेपर देके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा है। इतने नाम याद नहीं करने, उसका चुनाव तुमको करना है, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्शन लेंगे, जिनका सिलेक्शन होगा वो तो याद करके जाएंगे। और तुम चाह रहे हो गवर्नमेंट तुमको पूरे जीवन भर सैलरी दे, इस बात के लिए दे कि तुम 4 चीजें याद करके परीक्षा में टॉप करना चाह रहे हो, पास करना चाह रहे हो उसको। आज वो कंपटीशन के टाइम अब गए, अब तो बच्चे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। जी भैया नहीं भूलेंगे, सबने बोला। इस बच्चे की तरह तो नहीं करोगे ये जो अपने घर की चीजों को भी नहीं बदलना चाहता है, जिसके अंदर इतना आलस भरा हुआ है, जो पूछता कैसे याद कर पाऊंगा, जैसे दुनिया करती है। धीरे धीरे होता है, ऐसे थोड़ी एकदम से हो जाएगा। दोस्त खुद पे विश्वास रखो थोड़ा सा। अब मैं तुम्हें बहता दूं क्या 3-4 नाम लिख के कि भैया ये याद कर देना, यही पेपर में आएंगे, तुम मुझे नहीं पकड़ोगे फिर वापस। थोड़ा आएंगे। टी बाला सरस्वती, पद्म भूषण 1957 और पद्म विभूषण 1977, 20 साल के अंतर पे इनको मिले। यहां मैंने लिखा हुआ मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, इन्होंने पंडा नल्लूर स्कूल खोला तमिलनाडु में, किसके लिए? आपका भरतनाट्यम के लिए खोला। नर्तकी नटराज पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर समझते हो, यस और नो? देखो आप लोग समझते होंगे, एक होती है हमारी LGBTQ, जो नहीं जानते हो, आपका LGBTQ सोसाइटी होती है। L4 क्या होता है? लेस्बियन, जो महिला होके महिला को पसंद करे, उस प्रजाति को क्या कहता है? 2 महिलाएं अगर साथ दिखें आपको, 2 महिलाओं ने शादी कर ली आपस में, 2 महिलाओं के सेक्सुअल रिलेशनशिप में आपस में, तो ये क्या है? लेस्बियन है। गे, गे कौन होता है? जब पुरुष पुरुष को पसंद करे, आदमी आदमी ब्याह कर ले, पुरुष पुरुष। अब तो मतलब समलैंगिकता का कानून आप सब लोगों को जानना चाहिए, तो भैया संभव है। B4 क्या होता है? ये होता है बाइसेक्सुअल,
मतलब कि एक पुरुष जो है वो पुरुष को भी पसंद कर सकता है और महिला को भी, या महिला महिला, या पुरुष पुरुष, या पुरुष या महिला अपवाद हो सकते हैं। एक महिला पुरुष या महिला दोनों में से किसी को भी पसंद कर सकती है, मतलब उसको दोनों पसंद आते हैं, पुरुष भी और महिला भी, ठीक है। फिर आती है आपकी टी फॉर है ट्रांसजेंडर, जिसका जन्म तो किसी और जेंडर के रूप में हुआ। हंसने की बात नहीं यार, नॉलेज की बात है, तुम लोग हंस रहे हो इस पे, यही तो तुम्हारी कमी है, अवेयरनेस तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि जिन चीजों पे हंसना चाहिए तुम उन पे हंसते नहीं, और जहां नहीं हंसी तो फंसी, सुना है ना तुमने, ऐसा नहीं करना है। तो क्या बोलेंगे, आपका टी फॉर भैया ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि जन्म, उसका जो जेंडर था वो जन्म से था आपका एक लड़का, ठीक है, जैसे मैस्कुलिन जेंडर था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके जो एक्ट्स हो गए वो एक महिला की तरह हो गए। बहुत सारे लोग तो इसके लिए अपना जो है वो जेंडर चेंज कराने के लिए अपने अंदर हार्मोन्स को डलवाते हैं कि अच्छा मैं तो लड़का था, मैं लड़की जैसे एक्ट कर रहा हूं, तो अब कम से कम एटलीस्ट हार्मोनल बैलेंस तो लड़की वाला करा लूं। तो उसके लिए क्योंकि फिर वो स्ट्रक्चर अपना ऐसा करवाते हैं बॉडी का, हार्मोन्स अपने अंदर एक्टिव करा के कि वो फीमेल जैसे दिखने भी लगे। ऐसे ही किसी का जन्म अगर महिला के रूप में वो आपका साथी जन्म हुआ, लेकिन एक्ट कैसे थे, पुरुषों की तरह। समझ पाए मेरी बात? तो ये टी है। क्यों है क्यों ये क्वेश्चनिंग में, इसीलिए क्यों बोलते हैं इनको। ये वो व्यक्ति हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि हम हैं कैसे, हमें पसंद कौन है, हम महिला हैं कि पुरुष है, ठीक है। आप में से कोई हो अगर इसी किसी कैटेगरी में तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रकृति में लोग हैं, ऐसे कोई मतलब खराब नहीं बोलना। जैसे अब तुम बुजुर्गों के सामने लेके जाओगे तो वो तो बोलेंगे भैया कैसा जमाना आ गया है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है। इसके लिए आपको होमो सेपियंस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, मानव विकास कैसे कैसे अपने चरम पर हुआ। ये चीजें आज नहीं है, पहले छुपती थी, बस थी तो हमेशा से थी। ये देखिए, आर मुथु कन्नल 2022 का पद्मश्री इनको मिला, ये अंतिम देवदासी हैं। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था दोस्त कि देवदासियों का नृत्य किसको कहा जाता था, तो आप कहेंगे भैया भरतनाट्यम को कहा जाता था, भरतनाट्यम को। और भरतनाट्यम से क्या मतलब है आपका कि वो मंदिरों को समर्पित था, जिसको सादिर हम कहते थे। तो महिलाएं, आपको मैंने बताया था कि ऐसे नर्तकी थी जो मंदिर में जाकर डांस करते थे। जी भैया आपने बताया। तो ये जो अंतिम देवदासी है, इनके बाद में मतलब इन्होंने अपने टाइम पर बहुत बुजुर्ग हो गए, मरी 1950 जब नेहरू जी ने उसको रिवाइव किया, 1960-70 के टाइम में, 75 के टाइम में इन्होंने मंदिरों में, चिदम्बरम मंदिर में डांस किया था तमिलनाडु में। कौन? आर मुथु कम्मनल। अब तो देहांत हो गया इनका। तो क्या बोलेंगे, 2022 का पद्मश्री इनको मिला है और ये अंतिम देवदासी है। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी? ये अंतिम नाम है। अलारमेल वल्ली मैंने बता दिया। दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री। तो सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली नर्तकी कौन मैंने आपको बताई? तो आप कहेंगे भैया आपने बताई बैजंती माला। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्म विभूषण मैंने आपको कौन बताई? तो आप कहेंगे भैया आपने हमको बताई कौन? सोनल मानसिंह। तंजौर चौकड़ी का संबंध किससे है? रेड कलर मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रख लेना। फिर भी तंजौर चौकड़ी, तंजौर क्वाड्रेट बोलते हैं इसको, बोलते हैं चतुष्क, तंजौर चतुष्क, तंजौर ए चतुष्क। एक भी नाम नहीं भूल के आना दोस्त, अपने एफर्ट लगाना, कुछ एफर्ट मैं लगाऊंगा आप लोगों के लिए। और जो साथी बिना ट्रिक्स के याद कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, मतलब बिना, ऐसा नहीं है ट्रिक्स से याद करना, आप चीजों को बार बार पढ़ोगे ना, कुछ रिलेशन बनाना तो बन जाएगा। 4 नटुआर थे। नटुआर कौन होते थे? बोलो भी फटाफट से। भरतनाट्यम से संबंधित जो आपका नृत्य करे। पोनैया, वडिवेलु, शिवानंदम और चनैया, ये चारों भाई हैं। 4 भाई हैं। क्या बोलेंगे? 4 के 4 भाई हैं। तो कभी भी पूछे तंजौर चौकड़ी का संबंध किससे है? मंजुला रामास्वामी, अपने स्वामी जी को राम समझती हैं कहां पर? आपका भारत में। मंद्र कांता राय और अपूर्वा जयरामन, ये आपका रिसेंट के हैं। अब देखो यहाँ एफएनए तो समझ गए ना, साहित्य नाटक अकादमी। ये बीकेवाई क्या लिखा हुआ है? बीकेवाई का मतलब है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो आगे देखना आप अगली परीक्षाओं में बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाने शुरू होंगे। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। एक ही बार पढ़ना बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ना मेरे साथी, चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए मत पढ़ना कि भैया मैं तो 4 चीजें पढ़ लूं। हो सकता है आपको कोई क्लास ला करके खुश कर दे 3-4 चीजें पढ़ा करके। मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि इनमें से कोई भी जो इस बोर्ड पर लिखा मिला है, ऐसा कोई नहीं है जो प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। 2-4 नाम को छोड़ करके, जैसे 3 नाम है, मुझे लगता है कि भविष्य में पूछे जाएंगे, जैसे मंजुला रामास्वामी, मंद्रकांता राय और अपूर्वा जयरामन। ये किससे संबंधित है? तो ये पढ़ने होंगे। कोई दिक्कत अब, कोई परेशानी? तो यहां पर साथी कल हम इन चीजों को देखते हुए एक बार रिवाइज करेंगे और आगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में पढ़ते हैं। कल मिलेंगे। ओके। कक्षा आपको कैसी लगी? हर अच्छे छात्र से लिखूं, उम्मीद करूंगा कि वो सिर्फ अपने 2 शब्द लिख के मुझे बताए कि हाँ भैया कुछ नया हम सीख पा रहे हैं, जो हमने पहले सीखा था उसको और बेहतर कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे उम्मीद है जो साथी इसको करेंगे वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करके आएंगे। आपका कोई साथी जो अभी पढ़ा हो रिसेंट में, जिसने एसएससी सीजीएल दिया हो या जो एमटीएस दे रहे हैं, एक बार उनसे बात करके देखो, अच्छे छात्रों से। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, हमेशा रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स आने के बाद में सिलेक्शन तो उतने लोगों का होता है जितनी पोस्ट है। जो लोग रह जाते हैं, एप्लीकेंट बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, तो बाद में जो लोग रह जाते हैं उनके अंदर बहुत हताशा होती है और उनको लोग बरगलाने का काम भी करते हैं कि भाई तुम तो मेजर बच्चे वहां पढ़ते थे। जैसे मान के चलो कल एमटीएस का पेपर हो जाएगा, इसका एनटीपीसी का पेपर हो जाएगा, एसएससी का, तो लोग क्या बोलेंगे? आप में से जो बच्चे रह जाएंगे सोचेंगे अच्छा यार मास्टरों की कमी थी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जो अच्छा बच्चा उससे एक बार रिव्यू लेकर देखिए। आपको पड़ोस में होगा, परिवेश में होगा, मेरे कहने को मत मानिए। क्या परफॉर्मेंस रही है और क्या होगी, वही उम्मीद आपसे करता हूं। वही अच्छी परफॉर्मेंस आप भी करके हमारा मस्तक ऊंचा करेंगे, अपने परिवार का मस्तक ऊंचा करेंगे। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में। तो उम्मीद करूंगा आज की चीजों को आप पढ़ के मुझे मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।